तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूट्यूबर मार्क प्लायर की तरफ से बनाई गई एक बहुत ही बेहतरीन साइंस फिक्शन अमेरिकन इंडिपेंडेंट हॉरर मूवी को, जिसका नाम है आयरन लंग और इन यूट्यूबर का नाम है मार्क फिशबॉक। 2022 में सेम नाम का एक गेम भी आया था, लेकिन इस मूवी की जो कहानी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उससे थोड़ी सी अलग है और उसके लोर को थोड़ा सा एक्सपेंड भी करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूवी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कम बजट में बनाई गई है, यानी कि $3 मिलियन में, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने $50 मिलियन से भी ज्यादा कमा लिए। असल में उन्होंने पहले इस गेम को खेला था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे इसके अंदर, और तब डिसाइड करा गया कि वो इस मूवी को बनाएंगे। मूवी देखो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है, आपको देखकर अच्छा लगेगा और इसके अंदर काफी सारी थ्योरीज होंगी एंड में, तो आपको उसको एंड तक देखना होगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ये मूवी काफी ज्यादा अलग टाइप की है, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि समझ में नहीं आती कि आखिरकार हो क्या रहा है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छे से एंड में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैंने रिसेंटली सेटन द डार्क और एक बहुत ही बढ़िया फिल्म कोरिन 2 को एक्सप्लेन किया, इनके सबने मिस कर दी हैं, दोनों को जाकर देख लो, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमको ये बताया जाता है कि ब्रह्मांड के सभी सितारे और जितने भी ग्रह हैं और जितने भी हैबिटेबल प्लेसेस हैं, जैसे कि जहां पर कोई भी जनजीवन है, वो अचानक से गायब हो गई थी, और जो कोई भी बचे हुए लोग थे वो स्पेस स्टेशंस और स्टारशिप्स के अंदर थे, जो कि असल में स्पेस एक्सपीडिशन के लिए अर्थ से निकले। और जो कुछ भी हुआ था ब्रह्मांड के साथ में, उन्होंने उस फिनोमिना को नाम दिया था द क्वाइट रैप्चर। खैर अब उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी, लेकिन खाली एक मून बचा हुआ था जिसका नाम था AT5, जो कि पता नहीं क्यों लेकिन गायब नहीं हुआ, लेकिन उस पर भी रहा नहीं जा सकता था क्योंकि वो मून उनके किसी काम का था ही नहीं। और फिर धीरे धीरे जो बचे हुए सर्वाइवर्स थे उनके लिए भी रिसोर्सेस कम पड़ने लगे और लोग बहुत ही ज्यादा थे, तो उन्हें रिसोर्सेस को ढूंढने के लिए उसी मून पर जाना पड़ा। और उनको ये पता चला कि उस मून के 4 अलग अलग हिस्सों पर बहुत ही खतरनाक रेड ओशंस थे, जो कि थे खून के ओशन, यानी कि ब्लड ओशन। और उनको यकीन था कि उस ओशन के अंदर उन्हें कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे कि वो फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम साइमन नाम के एक कॉन्विक्ट को देखते हैं जिसे कंसोलिडेशन ऑफ आयरन ने कैद किया हुआ था, क्योंकि साइमन ने बहुत ही सीरियस क्राइम किया था। कंसोलिडेशन ऑफ आयरन का शॉर्ट फॉर्म है COI, और ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवर्स को प्रोटेक्ट करती है, उनके लिए रिसोर्सेज ढूंढने का काम भी करती है। और क्योंकि उनके रिसोर्सेज जल्दी ही खत्म होने वाले थे, तो उन्होंने साइमन को ब्लड ओशन के अंदर एक्सपीडिशन के लिए भेजा है। और कमांडर का ये कहना है कि साइमन ओशन में जाने वाला पहला इंसान होगा, और जिस सबमरीन के अंदर साइमन है उसका निक नेम इन लोगों ने रखा था द आयरन लंग, जो कि इस मूवी का नाम भी है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक एयर टाइट मेटल चेम्बर भी होता है जिसको भी आयरन लंग कहा जाता है, ताकि पेशेंट जो होते हैं वो सांस ले सकते हैं जब उनके रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर दिक्कत होती है और जब वो अपने कंट्रोल को लूज कर देते हैं, तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली टैंक के अंदर एक प्रेशर होता है जो कि लगातार डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता रहता है, और ये मशीन जो होती है वो एक रिदम के अंदर पेशेंट की चेस्ट को उठने के लिए और गिरने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करती है। बेसिकली ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट और डिफ्लेट करती है लंग्स को, मिमिक करती है उस चीज को, और ये फंडामेंटल लॉज ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स और रेस्पिरेशन पर काम करता है। और अगर और डिटेल में बताऊं तो इसको प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहा जाता है। एनीवेज अब मूवी के कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं, तो कमांडर साइमन को बताती है कि उससे नीचे जो कुछ भी दिखेगा वो उसे उन्हें रिपोर्ट करता रहे, लेकिन अचानक से ही होता ही है कि कॉम्स यानी कि कम्युनिकेशन जो होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि सबमरीन काफी नीचे चली गई थी, डीप चली गई थी, और सबमरीन लीक भी हो रही होती है प्रेशर की वजह से, जिस वजह से ओशन का पानी जो कि खून था वो सबमरीन के अंदर आ रहा था। अब दिक्कत और बढ़ जाती है जब ऑक्सीजन भी खत्म होने लगती है, तो साइमन जल्दी से उस सबमरीन में लगे हुए कैमरा से बाहर की पिक्चर्स लेता है, और पिक्चर्स उन्हें किसी एक्सरे की तरह दिखती है, क्योंकि बाहर उनको सब कुछ रेड रेड दिख रहा था। फिर साइमन को कोऑर्डिनेट्स देखकर पता चलता है कि वो उस जगह से बहुत दूर था जहां पर उसे एक्सप्लोर करना है, लेकिन पिक्चर्स में साइमन को एक बहुत बड़ा स्केलेटन दिखता है, और तभी कोई चीज आयरन लंग को बाहर से टक्कर मारने लगती है, यानी कि सबमरीन को। और होता यह है कि गर्मी की वजह से सबमरीन के अंदर भाप बन रही थी, जिस वजह से पाइप्स पर पानी जमा हो रहा था, तो साइमन जल्दी से ही आयरन लंग को स्टार्ट करके वहां से निकलने लगता है। लेकिन वो ये देखता है कि आयरन लंग अब लीक हो रही थी, और तभी अचानक से कॉम्स फिर से शुरू हो जाते हैं, और साइमन कमांडर को सारी बात बताता है कि उसने नीचे किसी जिंदा चीज को देखा, और नीचे एक स्केलेटन यानी कि कंकाल भी है, और वो नीचे क्लिक करी गई सभी पिक्चर्स को कमांडर को भेज देता है। अब इन पिक्चर्स को देखने के बाद में कमांडर हैरान रह गई थी, और वो आयरन लंग को वापस ऊपर सरफेस पर खींच लेती है,
अब साइमन और कमांडर के बीच डील ये हुई थी कि साइमन नीचे जाकर एक्सप्लोर करेगा और पिक्चर्स को क्लिक करेगा और उसके बदले में उसको अपनी आजादी मिल जाएगी। लेकिन कमांडर उसे वापस नीचे जाकर उस स्केलेटन का सैंपल लेकर आने के लिए कहती है और उस बात से साइमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो काफी डरा भी हुआ था, क्योंकि उसका ये मानना था कि ओशन के इतनी अंदर कोई भी चीज जिंदा कैसे रह सकती है जबकि वो खून का ओशन था। अब क्योंकि वो सबमरीन अंदर से बाहर तक वेल्ड हो रखी थी तो कमांडर साइमन को कहती है कि वो सबमरीन के आगे एक क्लॉ को फिट करेंगे, यानी कि एक पंजे को, और फिर साइमन को सबमरीन को पूरी तेजी में ले जाकर उस स्केलेटन में मार देना है जिससे कि वो पंजा उस स्केलेटन को पकड़ लेगा। फिर वो सबमरीन को ऊपर खींच लेंगे जिससे कि उनका काम पूरा हो जाएगा। अब जैक नाम का एक आदमी सबमरीन को बाहर से वेल्ड करने लगता है, लेकिन गुस्से में साइमन का हाथ उस कैमरा के बटन पर पड़ गया था और वो कैमरा कमांडर और वहां खड़े हुए लोगों की पिक्चर लेता है। लेकिन कमांडर उसको ये बताती है कि जो अभी साइमन ने किया है उसकी वजह से उन सबको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि वो कैमरा रेडिएशन को ब्लास्ट करता है और ऐसे ही वो ओशियन के डीप जाकर पिक्चर्स को कैप्चर करता है। अब साइमन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और कमांडर उससे बहुत गुस्सा थी, तो वो सबमरीन को ओशन में उतार देती है और सडनली नीचे जाने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उस वजह से साइमन वहीं बेहोश हो गया था। और जब वो होश में आता है तो लेफ्टिनेंट उसको बताता है कि जो कमांडर हैं वो जैक को लेकर मेडिकल बे गई हैं और वो साइमन को जल्दी से जल्दी उस स्केलेटन का सैंपल लेकर आने के लिए कहता है। माइट भी हो सकता है कि रेडिएशन की वजह से जैक की तबीयत बिगड़ गई थी, जिस वजह से उसको मेडिकल इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। एनीवेज अब जैसे ही सबमरीन नीचे जा रही थी तो सिग्नल भी कट हो जाता है। अब देखो, हमको यहाँ पर लेफ्टिनेंट से ये बात भी पता लगती है कि असल में यहाँ पर कुल मिलाकर 2 ग्रुप्स हैं और साइमन जो है वो असल में ब्रदर्स ऑफ ईडन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, जो कि असल में ईडन नाम के स्पेस स्टेशन के अंदर रह रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा लोग थे। असल में रैप्चर के बाद में हुआ ये था कि खाली जो स्पेस स्टेशन के अंदर लोग थे वही बच गए थे। अब देखो, यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन ऑफ आयरन है, इनके जो लोग थे वो अलग अलग हो रखे थे, यानी कि ये लोग थे स्पेसशिप्स के अंदर। और जैसे कि ईडन नाम का मेन स्पेस स्टेशन है ब्रदर्स ऑफ ईडन का, ऐसे ही कंसोलिडेशन ऑफ आयरन का स्पेस स्टेशन मेन था फिलामेंट स्टेशन। खैर, यहाँ पर ब्रदर्स ऑफ ईडन जो थे वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मानते थे, क्योंकि उनके पास में यहाँ पर आखिरी पेड़ बचा हुआ था पूरे ब्रह्मांड का। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो भी खत्म होने के कगार पर था और ये लोग जो थे वो COI को अपने से नीचे माना करते थे। और जो साइमन है वो भी ब्रदर्स ऑफ ईडन का ही मेंबर हुआ करता था। और ब्रदर्स ऑफ ईडन जो थे वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। उनका मानना था कि ऑप्टिमिस्टिक रहने से कोई फायदा नहीं है और सर्वाइवल से उन्हें सख्त नफरत थी, क्योंकि वो मानते थे कि गॉड ने उनके लिए वो क्वाइट रैप्चर चुना था और उन्हें गॉड के अगेंस्ट जाकर सर्वाइव करने का नहीं सोचना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात थी कि वो खत्म होकर इस आखिरी पेड़ के न्यूट्रिएंट बनना चाहते थे। उनका मानना था कि वो उन बीजों की तरह हैं जिनसे कि नई जिंदगी पनप सकती है। लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ आयरन जो थे वो हर हाल में ऑप्टिमिस्टिक रहकर बचे हुए इंसानों को एक नया घर देना चाहते थे और इसलिए ब्रदर्स ऑफ ईडन एंड कंसोलिडेशन ऑफ आयरन में एक बहुत ही कड़ी दुश्मनी हो गई थी। और इसी दुश्मनी के चक्कर में और रिसोर्सेज पाने के चक्कर में, यानी कि जो ईडन वाले लोग थे वो उस मरते हुए पेड़ को बचाना चाहते थे और उसी दुश्मनी के चक्कर में उनकी 9 दिन लंबी लड़ाई चलती है, जो कि असल में कंसोलिडेशन ऑफ आयरन के शिप द फिलामेंट स्टेशन के अंदर हुई थी, जहां पर ढेर सारे लोग थे और ब्रदर्स ऑफ ईडन के लोगों ने फिलामेंट स्टेशन को तबाह कर दिया था, जिसमें ढेर सारे लोग खत्म हुए। लेकिन उस ब्लास्ट में ब्रदर्स ऑफ ईडन के भी काफी लोग खत्म हो गए, लेकिन उसमें साइमन बच गया था। अब कुल मिलाकर बात ये थी कि जो COI वाले लोग थे वो जीत गए थे और यहाँ पर काफी सारे ईडन वाले लोगों को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तभी लेफ्टिनेंट उसको ये बोलता है कि अगर वो ब्रदर्स ऑफ ईडन की बातें नहीं मानता तो वो कभी वहां पर होता ही नहीं। और इन्हीं बातों के बीच में साइमन को सबमरीन में कोई दिखाई देता है और तभी अचानक से कॉम्स का सिग्नल भी कट हो गया था। फिर साइमन उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन साइमन को वहां पर एक वायर बॉक्स के ऊपर ब्रदर्स ऑफ ईडन का सिंबल दिखता है और उसके अंदर एक लॉकेट था और एक पेपर था। अब क्योंकि सबमरीन के अंदर लाइट नहीं थी तो साइमन उस कैमरा की हेल्प से अंदर लाइट करता है और इसके लिए वो बार बार कैमरा का बटन दबाकर पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और वो देखता है कि उस लॉकेट के अंदर एक पेड़ की पत्ती थी और वहां पर एक बीज भी था जिसे ब्रदर्स ऑफ ईडन ने संभाल कर रखा हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग यही मानते थे कि अगर वो लोग खत्म हो भी जाते हैं तो आखिरी बीज जो है वो यहाँ पर एक पेड़ बन सकता है, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए एक होप बन सकता है। खैर, अब वो जो पन्ना था उस पर लिखा हुआ था कि तारों को जोड़ दो और जब साइमन वायर्स को जोड़ता है तो वहां का मॉनिटर अपने आप ऑन हो जाता है और साइमन को पता चलता है कि वहां पर आने वाला वो पहला पर्सन नहीं है, क्योंकि उससे भी पहले वहां पर कोई आ चुका था और उसने एक रिकॉर्डिंग भी सेव करी थी जिसमें वो आदमी ये बताता है कि ये कोई एक्सपीडिशन नहीं है बल्कि ये है एक एग्जीक्यूशन, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ आयरन को पता है कि अगर कोई भी नीचे ओशन में जाता है तो वो कभी लौट कर नहीं आता और अगर वो ऊपर कभी पहुंच भी गए और उन्हें अपनी आजादी मिल भी गई तो इसका कोई फायदा
नहीं है क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, जिसने भी ये किया था, उसने सब कुछ तबाह कर दिया था ताकि इंसान जीवित ना रह पाए। और इसी के साथ में ये रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म हो जाती है और साइमन उस स्केलेटन को ढूंढने लगता है जिसके लिए वो आया था। लेकिन वो स्केलेटन अब उस जगह पर नहीं था जहाँ पर वो पहले था, और गलती का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि साइमन हर एक कोऑर्डिनेट को नोट करता जा रहा था। उसको लगता है कि शायद से वो स्केलेटन नीचे चला गया होगा, और तभी अचानक से कॉम्स भी ऑन हो जाते हैं। साइमन वो बात कमांडर को बताता है तो कमांडर ये कहती है कि शायद से शॉकवेव की वजह से वो स्केलेटन आगे चला गया होगा। तो साइमन आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी ही दूरी पर जाकर उसको वो स्केलेटन मिल गया था, लेकिन वो उस स्केलेटन से उस सबमरीन को हिट नहीं करना चाहता था, और इसलिए कमांडर और उसके बीच में बहस हो जाती है। अब उसी बहस में हमको ये पता चलता है कि कमांडर असल में झूठ बोल रही थी कि साइमन वहां पर नीचे जाने वाला पहला व्यक्ति है। और अब हमको ये बात भी पता चलती है कि साइमन बेशक से ब्रदर्स ऑफ ईडन का हिस्सा था, लेकिन उसके ख्यालात अलग थे और उसने उन लोगों को फिलामेंट स्टेशन को तबाह करने से रोकने की कोशिश भी करी थी, एंड माइट भी इसलिए शायद वो बच भी गया था। अब साइमन के पास वो सैंपल लेकर जाने के अलावा कोई रास्ता था ही नहीं, तो वो स्केलेटन से सबमरीन को हिट कर देता है और सबमरीन के आगे लगा हुआ जो पंजा होता है वो स्केलेटन को पकड़ भी लेता है। फिर कमांडर सबमरीन को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन साइमन को पिक्चर में कोई जिंदा चीज नजर आती है और अब वो इस बारे में कमांडर से बात करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि वो जो कोई भी चीज थी वो सबमरीन को नीचे खींच लेती है, जिस वजह से सबमरीन का इंजन भी फेल हो गया था। खैर अब जब साइमन को होश आता है तो वो यहाँ पर सबमरीन के अंदर कोई ऐसी चीज ढूंढने लगता है जिसकी मदद से वो इंजन रूम में जाकर वहां पर दरवाजा खोल सके, और उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट के अंदर कुछ सामान मिलता है। साइमन को उस कंपार्टमेंट में फर्स्ट एड किट, एक पानी की बोतल, रबिंग अल्कोहल, एक टेप रोल और एक लाइफ जैकेट मिलती है। और सबसे पहले साइमन पानी पीता है, फिर वो टेप को कैमरा के बटन पर लगाता है सो कैमरा कंटिन्यूसली पिक्चर लेता रहे और सबमरीन के अंदर लाइट भी बनी रहे। और यहाँ पर देखा जाए तो वो लगातार रेडिएशन को ब्लास्ट कर रहा था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जिंदा तो वैसे भी नहीं बचेगा, और समहाउ अगर वो बच भी जाता है तो ऊपर जाने के बाद में, यानी कि ऊपरी सतह पर, पक्का उसको दिक्कत हो जाएगी। अब उसे फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर से एक कैंची मिलती है जिसकी मदद से वो इंजन रूम के दरवाजे के बोल्ट्स को खोलता है और लाइफ जैकेट की फ्लैशलाइट ऑन करके वो इंजन रूम के अंदर जाता है। अब वहां पर उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता और इंजन को इमरजेंसी स्टार्ट करता है। लेकिन एक और दिक्कत खड़ी हो गई थी। अब क्योंकि सबमरीन का इंजन फेल हो गया था तो सबमरीन ओशन के नीचे बैठ गई थी, जिस वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा था वहां पर, और सबमरीन की विंडोज के ग्लास टूट रहे थे। तो साइमन जल्दी से विंडो की शील्डिंग्स को ऑन कर देता है क्योंकि ये सबमरीन जो थी वो इतने प्रेशर को भी सह सकती थी, और सही समय पर सारी विंडो सील हो जाती हैं। लेकिन विंडो टूटने से थोड़ा सा ओशन का जो खून होता है वो साइमन के फेस पर आकर गिर गया था। खैर अब वहां पर आग लग गई थी तो साइमन उस आग को बुझाता है। फिर वो गुस्से में आकर वहां पर लगे हुए कॉम्स को भी तोड़ देता है क्योंकि वो कॉम्स वार्निंग्स दिए जा रहे थे। अब साइमन अपनी इंजरीज की फर्स्ट एड करता है और अब इरादा पक्का था कि वो वहां से बाहर निकल कर ही मानेगा, और इसलिए वो सबमरीन स्टार्ट करके आगे बढ़ता रहता है। साथ ही साथ वो मैप पर कोऑर्डिनेट्स भी नोट करता जा रहा था, और थोड़ी दूर जाकर वो जो देखता है उससे साइमन बिल्कुल हैरान रह गया था। वो देखता है कि उसके सामने एक जिंदा एलियन मौजूद था जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है। अब इसके बाद साइमन समझ गया था कि वहां नीचे जिंदगी तो है, लेकिन उसे वहां से बाहर निकलना था, तो वो बस आगे बढ़ता रहता है। अब होता यह है कि उसके पास खाली 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बचे हुए थे। खैर जैसे तैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था और उसको रास्ते में ढेर सारे एलियंस दिखते जाते हैं। अब उसे ज्यादा हैरानी भी नहीं हो रही थी, लेकिन वो काफी थक गया था और उसे पास्ट का एक विजन भी आता है। अब हम देखते हैं कि साइमन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक सबमरीन के रैक के पास पहुंच जाता है जिसका नाम था SM-8, और वो सबमरीन साइमन से पहले वहां पर आई थी। तो असल में SM-8 के अंदर कंसोलिडेशन ऑफ आयरन के लोग थे, लेकिन उनकी सबमरीन डूब गई और कंसोलिडेशन ऑफ आयरन नहीं चाहते थे कि उनके और लोग मारे जाएं, और इसलिए वो कॉन्विक्ट्स को नीचे एक्सपेडिशन के लिए भेजा करते, जैसे कि साइमन के साथ किया गया, और उनमें से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया था। और इसलिए उस रिकॉर्डिंग में वो आदमी बोल रहा था कि ये एक्सपेडिशन नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन है। खैर अब अचानक से होता यह है कि मॉनिटर में SM-8 के ब्लैक बॉक्स का सिग्नल आने लगता है और वो पासवर्ड मांग रहा था, तो साइमन उस वायर बॉक्स की वायर को दोबारा से जोड़ देता है और मॉनिटर में SM-8 में क्लिक करी हुई सभी पिक्चर शो होने लगती है। अब तभी साइमन ये नोटिस करता है कि असल में वो बहुत देर से एक सर्कल में ही घूम रहा था और ऊपर से उसकी सबमरीन भी लीक करने लगी थी और धीरे धीरे करके खून अंदर आने लगा था। लेकिन साइमन ने हार नहीं मानी थी और वो अभी भी आगे
बढ़ रहा था कि तभी उसका कॉम्स फिर से ऑन हो जाता है और दूसरी तरफ से एक लेडी बार बार कह रही थी और वो किसी एवा के बारे में बोल रही थी, यानी कि किसी एवा को आवाज लगा रही थी। और फिर साइमन उसको सारी बात बताता है कि वो वहां पर एक्सपीडिशन के लिए आया था और वो वहां पर भटक चुका है। तो वो लेडी बताती है कि वो भी एक्सपीडिशन के लिए ही आई थी, लेकिन अब वो वहीं पर फंस गई है और अब उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। साइमन यहाँ पर कुछ इमोशनल बातें करता है और उसको पता भी नहीं था कि कॉम्स पर जो है वो असली है भी या फिर नहीं। तो वो लेडी साइमन को वो कोऑर्डिनेट्स देती है जहाँ पर वो चीज थी जिसे वो ढूंढने वहां पर आए हैं। तो साइमन जल्दी से उस लेडी के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने लगता है। अब रास्ते में वो लेडी उसको सारी बात बताती है कि जब वो अपनी सबमरीन में थे तो उन्होंने एक लाइट देखी थी जो कि सबमरीन के अंदर तक आ रही थी और ऐसा होना इम्पॉसिबल था, लेकिन तभी उन्होंने वो चीज देखी जो कि है द लाइट, जो कि है एक इग्नोरेंट गॉड। और द लाइट का ये मानना है कि बस वही है जो कि उस ब्रह्मांड में रहना डिजर्व करता है और हमेशा से करता था और हमेशा करता रहेगा। एंड क्वाइट रैप्चर के पीछे भी द लाइट का ही हाथ था, यानी कि उसने ही ब्रह्मांड के अंदर हर चीज को खत्म किया। अब ये बात सुनकर साइमन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक ये बात उसको पता नहीं थी कि आखिरकार क्वाइट रैप्चर हुआ कैसे था। खैर, अब जब उस लेडी को ये पता चलता है कि साइमन असल में ब्रदर ऑफ ईडन का पार्ट था और ब्रदर्स ऑफ ईडन ने ही फिलामेंट स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया था, तो वो लेडी साइमन को कहने लगती है कि वो वहां पर ट्रैप होना डिजर्व करता है और उसके जैसे सारे लोग डिजर्व करते थे। लेकिन हम जानते हैं कि साइमन ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल के आगे किसकी चलने वाली थी। एनीवेज, अब इसके बाद साइमन उस लेडी के दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच गया था और वहां पर उसे द लाइट दिखती है जो कि उसकी सबमरीन के अंदर तक आ रही थी। और तभी अचानक से टाइम रुक जाता है, स्लो हो जाता है और अगले ही पल साइमन ब्लड ओशन से बाहर निकलता है और वो अपने सामने द लाइट को देखता है, यानी कि गॉड को, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरडायमेंशनल आई लाइक एंटिटी थी। और वो एक डीप वॉइस में साइमन को बुचर बुलाती है और तभी साइमन अपनी सबमरीन में वापस आ जाता है और वो खून की उल्टियां कर रहा था और वो ये देखता है कि कंट्रोल पैनल के पास में एक डिसफिगर्ड इंसान खड़ा हुआ था। लेकिन जब साइमन उस पर हमला करता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, यानी कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था, हेलुसिनेशन दिखा रहा था, जो कि पक्का ये गॉड लाइक एंटिटी ही उसको दिखा रही होगी। खैर, अब साइमन इससे बहुत परेशान हो गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और तभी कॉम्स पर कमांडर बात करती है, लेकिन साइमन को विश्वास नहीं था कि वो कमांडर है। तो वो कमांडर से कुछ सवाल पूछता है और वो उसके सवालों के सही जवाब देती है। लेकिन कमांडर को साइमन का नाम नहीं पता था, जो कि सच बात थी क्योंकि उसने कभी साइमन से उसका नाम पूछा ही नहीं। खैर, अब साइमन कहता है कि उसे वापस ऊपर आना है, लेकिन कमांडर उसको बताती है कि साइमन के पास अब एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचा हुआ है और वो एक सिलेंडर की मदद से ऊपर नहीं आ सकता और वो उसे लेने के लिए किसी और को भी नीचे नहीं भेज सकती, एटलीस्ट अपने लोगों को तो नहीं। अब ये बात सुनकर साइमन टूट जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। वो काफी दुखी हो गया था, लेकिन जब वो कमांडर को SM-8 सबमरीन के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसके ब्लैक बॉक्स के डेटा को देखा, तो कमांडर को साइमन की बात पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन साइमन उसको सारी बात बताता है और कमांडर उसको एक डील ऑफर करती है कि अगर साइमन SM-8 तक जाकर उसके ब्लैक बॉक्स के डेटा को डाउनलोड करके लेकर आएगा तो वो खुद पर्सनली उसको नीचे लेने आएगी। लेकिन साइमन को 30 मिनट में पिकअप पॉइंट तक आना होगा। फिर इसके बाद में कमांडर उसे अपना असली नाम बताती है, जो कि पहले वो लेडी की आवाज बोल रही थी कि एवा को ढूंढ रही थी। तो इस कमांडर का नाम ही एवा था, यानी कि यही है कमांडर एवा। और फिर वो साइमन को SM-8 का डेटा डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड और यूजर नेम भी देती है। अब साइमन SM-8 के पास जाने लगता है और अब उसको बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी जो कि उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं। ऊपर से सबमरीन के अंदर ओशन का खून भी आने लगा था और वो असल में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह था। खैर, किसी तरह साइमन SM-8 तक पहुंच जाता है और वो उसका डेटा डाउनलोड कर लेता है कि तभी उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है और उस रिकॉर्डिंग के अंदर वही लेडी बोल रही थी जो कि पहले साइमन से बात कर रही थी और उसने एवा के बारे में बोला था। अब वो रिकॉर्डिंग के अंदर ये बता रही होती है कि उसे वक्त का कुछ भी पता नहीं चल रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं है, ना ही वो कुछ याद रख पा रही है। वो बोलती है कि वो SM-8 की कैप्टन है और वो वहां पर एक एक्सपेडिशन के लिए आई थी और उसको पता चला कि ओशियन के जिस पार्ट में वो लाइट रहती है, यानी कि वो गॉड लाइक एंटिटी, वहां का खून इंसानी खून है और उसने पता लगाया है कि वो उस खून से फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वैसे नहीं करना चाहिए। और उसका रीजन ये था कि उसके साथी खाने की कमी के कारण वहां का खून पी रहे थे, जिसकी वजह से उनको कुछ हो रहा था और वो लाइट जो कुछ भी है वो उन्हें वहां पर आने नहीं देना चाहती और उन्हें वहां पर आना भी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात थी कि ये जो एंटिटी है वो उनके बस के बाहर थी। अब इसके बाद उस लेडी को भी कुछ होने लगता है और रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी एलियंस इन लोगों को दिख रहे थे, यानी कि साइमन को दिख रहे थे, वो असल में यहाँ पर आए हुए इंसान थे जो कि शायद से म्यूटेट हो गए खून को पीने के बाद में। एनीवेज, इसके बाद साइमन जल्दी से सबमरीन शुरू करके पिकअप पॉइंट तक जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो ये देखता है कि पूरी सबमरीन के अंदर खून भरने लगा था और वो खून साइमन की बॉडी के साथ कुछ कर भी रहा होता है। हम जानते हैं कि वो भी म्यूटेट हो रहा है।
इनफैक्ट पहले यहाँ पर जो खून लगा था उसके चेहरे के ऊपर जब उसने अपनी सबमरीन को बंद किया था, उसकी विंडोज को लॉक किया था, तो पक्का उसके बाद से उसको हेलुसिनेशंस दिखने शुरू हो गए थे। अब साइमन देखता है कि उसकी बॉडी म्यूटेट हो रही है और तभी कॉम्स पर एवा बात करती है और वो साइमन को उसकी बात सुनने के लिए कहती है। वो उसे इंजन रूम में से ब्लैक बॉक्स निकालने के लिए कहती है क्योंकि ब्लैक बॉक्स को सेफ रखना बहुत जरूरी था और वो एवा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अचानक से होता यह है कि साइमन को पता चलता है, उसको आवाज आती है कि असल में एवा उसको बचाने नीचे आ रही थी, लेकिन लाइट की मदद से, यानी कि उस गॉड लाइक एंटिटी ने वहां के एलियंस को कंट्रोल करके यहाँ पर एवा को खत्म करवा दिया था, जिसके चलते यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। साइमन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने इतना कुछ झेला, लेकिन एवा उसको बचाने नहीं आ पाई क्योंकि उस लाइट ने एवा को खत्म कर दिया। और एवा की मौत के बाद वो सभी आवाजें साइमन को मैनिपुलेट करने लगती हैं और वो साइमन को खुद को द लाइट को सरेंडर करने के लिए कह रही थी क्योंकि इसी से उसको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन साइमन समझ गया था कि ये आवाजें असली नहीं है एंड द लाइट उसे मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि वो उस ब्लैक बॉक्स को कंसोलिडेशन ऑफ आयरन तक ना पहुंचा दे। और सबसे बड़ी बात कि उनको पता ना चल जाए कि उस ओशन के अंदर उन सब के लिए रिसोर्सेस हैं। खैर, अब साइमन खुद की जान देकर भी उस ब्लैक बॉक्स को बचाने के लिए तैयार था, तो वो इंजन रूम के अंदर जाने लगता है और तभी सबमरीन के वेल्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो जुड़ाव थे, वो टूटने लगते हैं और बहुत सारा खून सबमरीन के अंदर आने लगा था। लेकिन साइमन किसी तरह से इंजन रूम से वो ब्लैक बॉक्स बाहर निकाल लाता है और यहाँ पर जो कुछ भी खून आपको नजर आ रहा है वो असल में फेक खून है और इसके अंदर कोई भी CGI या फिर VFX का इस्तेमाल नहीं करा गया है। और जिस सीन में साइमन उस लाइट को देखता है, उस सीन में भी वहां पर सारा का सारा खून फेक था और उसमें भी कोई CGI नहीं था और यही इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देती है। यानी कि यहाँ पर रियल इफेक्ट्स काफी सारे दिए गए थे और वो दिखने में काफी बढ़िया भी लगते हैं। एनीवेज, अब साइमन इंजन रूम से बाहर निकल आता है, लेकिन वो लाइट साइमन को रोकने की बहुत कोशिश करती है और वो पाइप्स पर लगे हुए खून की मदद से साइमन को पाइप्स के साथ ही ट्रैप कर देती है। यानी कि इसके पास काफी शक्तियां थी, लेकिन साइमन भी हार मानने वाला नहीं था। उसकी विल पावर काफी थी, वो खुद को आजाद कर लेता है और इसी चक्कर में उसका एक हाथ भी उसकी बॉडी से अलग हो गया था, लेकिन वो फिर भी उस ब्लैक बॉक्स को उस लाइफ जैकेट की मदद से उसके साथ बांध देता है, जो कि उसे उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में से मिली थी और धीरे धीरे करके सबमरीन में खून भरने लगता है। अब आखिर में होता यह है कि एक बड़ा सा फिश मॉन्स्टर टाइप जो होता है वो वहां पर आकर साइमन के साथ साथ उसकी सबमरीन को भी अपने दांतों में कुचलकर डुबो देता है। लेकिन शॉकिंगली हम ये देखते हैं कि जो लॉकेट पहले यहाँ पर साइमन के पास था उसके अंदर एक बीज था और आप जानते हो कि यहाँ पर साइमन के अंदर म्यूटेशन हो रही थी। तो यहाँ पर होता यह है कि जैसे ब्रदर्स ऑफ ईडन माना करते थे कि उनका आखिरी पेड़ खत्म हो रहा था, लेकिन उनको यकीन था कि न्यूट्रिएंट देने से फिर से नया पेड़ जन्म ले सकता है और ठीक ऐसा ही होता है। यानी कि जो ब्लड ओशन था इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स थे, जिसके चलते यहाँ पर साइमन जो होता है वो म्यूटेट हो गया था और उसी बीज के साथ वो मर्ज हो जाता है, जिसके चलते वो फाइनल पेड़ बनता है, जिसके चलते उसने इस फिश को खत्म कर दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था। और ये बहुत ही स्प्लिट सेकंड के लिए होता है, यहाँ पर हर कोई इसको नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन असल में साइमन एक पेड़ में तब्दील हो गया था जो कि एक आखिरी उम्मीद बन गई थी दुनिया की और उसने इस क्रीचर को भी खत्म कर दिया था। और बूम, इसी के साथ में आयरन लंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन इंडिपेंडेंट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है मार्क फिशबाक ने और उनका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है मार्किप्लायर और ये उनका डायरेक्शनल डेब्यू है, पहली फुल फीचर लेंथ मूवी है। इनफैक्ट ये 2022 में डेविड के द्वारा बनाए गए एक वीडियो गेम से इंस्पायर्ड होकर मूवी बनाई गई है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसका। सो बात करते हैं कि ये लाइट है क्या। तो लाइट असल में एक इंटर डायमेंशनल एंटिटी है, लेकिन इस मूवी के अंदर बस वो एक एंटिटी नहीं है, बल्कि वो एक गॉड लाइक एंटिटी है जिसके पास डिस्ट्रक्शन की पावर थी और उसको घमंड हो गया था कि पूरे यूनिवर्स में उसके एग्जिस्टेंस के अलावा किसी और का होना कोई भी डिजर्व नहीं करता और इसलिए उसने यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स और स्टार्स को गायब कर दिया था और वो खुद खून के ओशन में रहता है। और जब सबमरीन की विंडो टूटी थी तो साइमन के फेस पर वो खून गिर गया था और उसी पल से वो गॉड लाइक एंटिटी साइमन को हेलुसिनेशन दिखा रही थी, यानी कि SM-8 की जो आवाज थी वो पक्का यहाँ पर हेलुसिनेशन होगी और वो धीरे धीरे करके उस ब्लड के कांटेक्ट में आने वाले इंसानों को म्यूटेट करके उनको खत्म कर देती है और बाद में उन सभी लोगों की मेमोरीज और उनकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो उसको खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और वो अपनी मर्जी से किसी की भी कॉन्शियसनेस को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकती थी। यानी कि ये गॉड लाइक एंटिटी कुछ भी कर सकती है
और क्योंकि पूरा का पूरा ओशियन उसका खुद का था तो पूरे ओशियन के खून में भी उन सभी लोगों की कॉन्शियसनेस है और इसलिए जो भी उस ओशन के ब्लड से संपर्क में आएगा वो धीरे धीरे खुद मारा जाएगा और एक एलियन बन जाएगा। अब एक वाइल्ड थियोरी ये भी है कि पूरे यूनिवर्स में बस इंसान और वो गॉड लाइक एंटिटी ही थे, तो उसने इंसानों के साथ साथ बाकी सभी प्लैनेट्स और स्टार्स को भी खत्म कर दिया तो कभी भी कहीं पर कोई लाइफ ना आ सके। और उस मून पर जो खून था वो उन सभी इंसानों का था जो कि अर्थ के साथ गायब हुए थे। बेसिकली इंसानों के खून से ही एक गॉड लाइक एंटिटी खुद को शक्तिशाली बना रही थी। अब एवा ब्लैक बॉक्स को सेफ इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था कि बॉक्स की मदद से लोगों को पता चल जाएगा कि उस ओशन के अंदर रिसोर्सेस हैं। तो बेसिकली वो खून से प्रोटीन्स अलग कर लेंगे और वाटर अलग कर लेंगे। वो एंटिटी उस ब्लैक बॉक्स को इसलिए ऊपर नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि उसकी वजह से उसका सच लोगों के सामने आ जाता और अभी तक किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर ये जो कुछ भी करा गया था वो किसके द्वारा करा गया था। तो लोगों को अगर ये बात पता चल जाती तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती थी और पॉसिबिलिटी ये थी कि और भी लोग ओशन में आ जाते। सिंपल सी बात है कि ये एंटिटी नहीं चाहती थी कोई भी जिंदगी पनपे, कोई भी इंसान जिंदा रहे। उसका सिंपल सा मानना था कि सारे के सारे इंसान खत्म हो जाए ताकि वही यहाँ पर जिंदा रहेगा। अब देखो साइमन ने तो ये ब्लैक बॉक्स और सारा का सारा डेटा ऊपर भेज दिया, लेकिन इसका क्या करना है ये कंसोलिडेशन ऑफ आयरन के लोगों पर डिपेंड करता है। अब देखो मेरी सबसे पहली थ्योरी तो यही कहती है कि पक्का यहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक HP लवक्राफ्ट का माइथोलॉजिकल क्रीचर होगा जो कि हो सकता है एसोजॉट, यानी कि सुप्रीम ओमनीपोटेंट डियटी या फिर गॉड जो कि है एक ब्लाइंड इडियट गॉड या फिर न्यूक्लियर केओस। ऐसा माना जाता है कि जो रियलिटी है ना वो उसकी मेयर एक्सीडेंटल ड्रीम है और इसी के चलते शायद से उसने यहाँ पर ये रैप्चर कर दिया होगा। माइट भी उसकी आंख थोड़ी बहुत खुल गई होगी जिसके चलते ये सब हो गया था। और इसी से रिलेटेड मेरी एक और थियोरी आती है जो कि है क्वाइट रैप्चर का क्वांटम थ्योरी होना। और सबसे जरूरी चीज ये थी कि क्वाइट रैप्चर एक रिलीजियस पनिशमेंट से ज्यादा एक क्वांटम ऑब्जर्वर इवेंट हो सकता है। थियरी के मुताबिक एक इग्नोरेंट गॉड या फिर एक हायर बीइंग ने ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व किया और क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट की तरह रियलिटी कोलैप्स हो गई। और आपको याद होगा कि जो आवाज यहाँ पर साइमन से बात कर रही थी जो कि SM8 के अंदर थी वो ये कहती है कि 8 थिंग्स एंड देयरफॉर वी आर, और इसी कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करता है। मतलब कि यूनिवर्स को जिस तरह से ऑब्जर्व करा गया वही रियलिटी बन गई। माइट भी हो सकता है कि जो एज अ थॉट है उसने खाली ये सोचा होगा कि दुनिया अब ऐसी होनी चाहिए जिसके चलते दुनिया वैसी बन गई थी। उससे पहले उसने कुछ और सोचा होगा और वहां पर सारे के सारे इंसान रह रहे थे, लेकिन अब शायद से उसने एक नया ड्रीम देखा जहां पर इंसान थे ही नहीं और वो इस तरह से रह रहे थे जिसके चलते ये वाली दुनिया बन गई, यानी कि यही रियलिटी बन गई और पिछली वाली खत्म हो गई। दूसरी थ्योरी है ब्लड ओशन असल में इंसानियत की असली फॉर्म है। तो ये जो 85 मून है यानी कि चांद है, इसके ऊपर खून खाली लिक्विड नहीं था, इसके अंदर इंसानी DNA था और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी मौजूद थी और ये एक हाइव माइंड की तरह भी बिहेव करता है। और अगर आप नोटिस करो तो हमारी हिंदू फिलॉसफी के अंदर भी ये माना जाता है कि सभी इंसानों की जो सोच होती है वो असल में ब्रह्मांड से जुड़ी हुई होती है, यानी कि एक बड़ी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा होती है और ब्लड ओशन उसी का एक यूनिफाइड फॉर्म का मैनिफेस्टेशन है। जैसे कि आप कई बार योगा करते हो, आप मेडिटेशन करते हो तो आपको लगता है कि आप किसी हायर एनर्जी से जुड़ रहे हो, ये बिल्कुल उसी तरह से था। अब बात करी जाए कि ये जो एंटिटी है यानी कि जो लाइट है वो क्या है, तो हो सकता है कि ये सच्चाई का गेटवे हो। लाइट को यहाँ पर असल में डिवाइन या फिर कॉस्मिक कनेक्टर बताया गया है। ये नॉर्मल फिजिक्स फॉलो नहीं करता, वॉल्स के जरिए शाइन करता है और फोटोज के अंदर मूव करता दिखता है जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए। और जो भी उस लाइट के कांटेक्ट में आता है उसको यूनिवर्स की असली रियलिटी दिखाई देती है, लेकिन वो सच इतना हॉरिफाइंग होता है कि लोग इससे मेंटली ब्रेक हो जाते हैं या फिर मॉन्स्टर बन जाते हैं। लेकिन अंत में देखा जाए तो साइमन का दिमाग बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और अंत में वो ऐसी चीज बन गया जो कि इंसानों के लिए एक उम्मीद बन गई थी। मतलब कि इस कॉस्मिक एंटिटी को दिखा दिया इंसानों ने कि वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो आज भी यहाँ पर हैं। एक और थियोरी ये है कि ये है कॉस्मिक हॉरर और ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस। यहाँ पर यह आइडिया पुश करा जाता है कि यूनिवर्स ना हमसे प्यार करता है ना ही नफरत करता है और वो बस काफी अलग है सबसे। इंसान अपनी इंपॉर्टेंस को ओवर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आयरन लंग की दुनिया के अंदर इंसान जो है वो महज कीड़े मकोड़ों के बराबर हैं। और ये जो थीम है वो हर एक क्लासिक कॉस्मिक हॉरर के अंदर होती है। अब जो साइमन का कैरेक्टर है ना उसका मेन पॉइंट ये है कि जब उसको ये समझ आता है कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी गारंटेड मीनिंग नहीं है तो तब वो खुद एक मीनिंग क्रिएट करता है। अंत में वो अपनी सर्वाइवल की सेल्फिश डिजायर को छोड़कर इंसानियत को सच्चाई देने की कोशिश करता है। सिंपल सी बात है कि उसने अपना सैक्रिफाइस किया ताकि वो ब्लैक बॉक्स ऊपर जाए और यहाँ पर वो पेड़ भी बन जाए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ पर जीवन हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको लड़ाई करनी होगी। और एक और चीज को देखा जाए तो इस मूवी के अंदर रिलीजन को और साइंस को दोनों को मिक्स करा गया है, यानी
यानी कि कुछ चीजें ऐसी थी जो कि इंसानों के हाथों में नहीं थी। वो जानते थे कि यहाँ पर कोई और एंटिटी है, कोई हायर गॉड है जिसने ऐसा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग लड़ रहे थे और अपनी बनाई हुई साइंस को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो लोग जी पाएं। और हाँ, एक चीज और है, एक और थियोरी है जिसके बारे में इस मूवी के अंदर तो बात नहीं करी गई, लेकिन गेम के अंदर इसके बारे में बताया गया था। तो देखो, यहाँ पर आपको याद होगा कि SM-8 के अंदर जो लोग गए थे वो असल में 2 लड़कियां गई थी जो कि साइंटिस्ट थी यहाँ पर COI की, और इन लोगों ने SM-8 को बहुत अच्छे से बनाया था, काफी अच्छे मटेरियल से बनाया गया था, जबकि SM-13 यानी कि आयरन लंग को ऐसे बना दिया था काम चलाओ, ताकि यहाँ पर जो भी प्रिजनर्स थे जैसे कि साइमन, उन जैसे लोग नीचे जाकर एक्सपीडिशन करते रहें या फिर ये कहें कुछ ना कुछ डेटा ऊपर भेजते रहें। बेसिकली वो एक तरह से खुद को खत्म करने वाला ही मिशन था। लेकिन देखो, जब SM-8 के लोग यहाँ पर गए थे तो 2 लड़कियां थी, उसके अंदर साइंटिस्ट थी। तो उनमें से एक जो थी उसको एक लाइट जाती दिखती है, और ये वही लाइट थी जो कि साइमन को भी दिखाई दी थी, जो कि वही एंटिटी है। अब वो उस लाइट की तरफ सीधा टक्कर मार देती है, जिसके चलते वो एक दूसरे ही ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर या फिर ऑल्टरनेट डायमेंशन में पहुंच गई थी, जिसको नाम दिया गया था द रेड वॉइड, जो कि यही मून का रेड ओशन था। बेसिकली एक हाइव माइंड के अंदर ये पहुंच गए थे। वहां पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन वहां पर होता यह है कि जो ब्लड ओशन था वो एक तरह से फूड सोर्स था उनके लिए। तो इन दोनों साइंटिस्ट में से एक ने उसको पी लिया था, जिसके चलते उसका दिमाग खराब हो गया और वो जुड़ गई थी इस पूरे के पूरे ओशन के कॉन्शियसनेस से, यानी कि हाइव माइंड कॉन्सेप्ट से, जहां पर उसको इंसानों की आवाजें सुनाई दे रही थी। यानी कि शायद से सारे के सारे इंसान खत्म होकर उनका खून जो था वो इसी मून के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। बेसिकली ये जो मून है 85 है, वो जिंदा है, एक जिंदा क्रीचर की तरह है, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर वो जो आवाज थी वो साइमन को क्यों सारी चीजें इजीली बता पा रही थी, उसको कैसे सब कुछ पता था, क्योंकि वो माइंड रीड कर सकता था। सबसे बड़ी बात की जो लाइट एंटिटी है वो सबके माइंड को बहुत ही इजीली कंट्रोल करती है और सबको हेलुसिनेशन दिखवाती है। तो दोस्तों, ये थी आयरन लंग फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी कहानी, लोर और सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। आई नो अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि समझ में नहीं आती हैं, लेकिन यही तो इसकी सुंदरता है, हर चीज को समझने की जरूरत नहीं होती। और यही इस मूवी का कॉन्सेप्ट है कि इंसान अभी तक भी सारी चीजों को नहीं समझते हैं। हमको लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन हमको 0.0001% भी इस यूनिवर्स का कुछ नहीं पता। बाकी मुझसे जितना हो सका, जितना मुझे समझ आया, या फिर मैंने जितनी भी रिसर्च करी है उसके हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको काफी हद तक फिल्म समझ में आ गई होगी कि आखिरकार ये फिल्म कहना क्या चाहती है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही 2 बेहतरीन फिल्मों को, जिनके नाम है सेटन द डार्क और कोरियन 2 मूवी को, जो कि रियल इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। दोनों ही फिल्मों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, डू चेक देम आउट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए